Now the alpha particle trajectories we are going to talk about. Here, when alpha particle is going to interact with the target nucleus, what should be the path followed by the alpha particle? These various paths means various trajectories are traced over here. This trajectory depends on this. What is this? This is the impact parameter, which is merely simply a perpendicular distance of the initial velocity. Initial velocity इस तरफ है, उसका न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. सपोज अल्फा पार्टिकल यहाँ ये पाथ पे जा रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ये है. तो ये इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसका टारगेट न्यूक्लियस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं. So impact parameter is simply a perpendicular distance of initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. Okay, तो अगर देखिएगा ये B अलग है तो पाथ भी अलग अलग अल्फा पार्टिकल के होंगे. If it is farther, then it is scattered with the lesser scattering angle, and if it is closer, means B value is very small, then it experiences a large amount of scattering. बड़ा स्कैटरिंग होता है. अगर हेड ऑन जाता है, सीधे का सीधा जाता है, तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, वही डायरेक्शन में वापस आ जाता है. मतलब आपका वैल्यू बी का कितना है, डिपेंडिंग ऑन दैट द अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी इज डिटरमाइंड. ओके, here you can see a given beam of alpha particle has a distribution of impact parameter. मतलब आप देख सकते हैं अलग अलग बी का वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग होगा तो अलग अलग ट्रेजेक्टरीज आपको मिलेगी. मतलब डायरेक्शन की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा उसका आपको ज्ञान होगा. जैसे कि हमने आगे बताया, अगर आपका बी का वैल्यू कम है तो अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैटरिंग सफ़र करता है, एक्सपीरियंस करता है. मैंने आगे भी बताया, अगर हेड ऑन कॉलिजन सीधे के सीधा, फॉर विच द बी जीरो, इम्पैक्ट पैरामीटर आपका जीरो है, तो इट विल बी रिबाउंड बैक, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, मीन स्कैटरिंग एंगल इज पाई 180 डिग्री मैक्सिमम. अगर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब आपने देखा वो ट्रेजेक्टरीज में, अगर बी का वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लार्जर, तो वो बहुत ही कम एक्सपीरियंस करता है स्कैटरिंग को, नॉर्मली अनडेविएटेड यू कैन से. Okay, so this is the fact we have already indicated in the figure. Okay, ये सारी चीज़ों से क्या होता है, what you can conclude out of this discussion, कि this implies that mass of the atom is concentrated in a very small volume. बहुत ही कम वॉल्यूम में पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो वहीं से ही रिबाउंड बैक होता है, 180 डिग्री एंगल पे रिबाउंड होता है. So Rutherford scattering therefore is a powerful way to determine upper limit to the size of the nucleus. मतलब उसमें से वो पास नहीं हो सकता है, तो उस हिसाब से आप you can fix the upper boundary or upper limit of the size of the nucleus. So Rutherford experiment outcome is to determine the size of nucleus, means the radius of the nucleus. Okay, this is another outcome of the Rutherford experiment. ये तो outcome है ही कि ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज पूरा छोटे से एरिया में है, पूरा मास छोटे से एरिया में, वो तो है ही. बट विद दिस यू कैन ऑल्सो से दैट व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, यू कैन डिटरमाइन विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. इन द रुथरफोर्ड मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, अगर रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में हम न्यूक्लियस को किसकी जगह पे लें, सन की जगह के, एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द ऑर्बिट इन द एटम, उसकी जगह पे क्या लें, अर्थ लें, तो जो डायमेंशन है सोलर सिस्टम के उसी प्रपोर्शन में, इफ द डायमेंशन ऑफ द सोलर सिस्टम हैड द सेम प्रपोर्शन एज दोस ऑफ एटम, जैसे कि एटम में है डायमेंशन का रिलेशन, उसी प्रपोर्शन में अगर सोलर सिस्टम में अगर लें तो क्या होगा, अर्थ हमारे नज़दीक, मतलब अर्थ सन के नज़दीक होगी या दूर होगी.
This is what is the problem is. Radius of the earth orbit around the sun, मतलब distance between sun and earth. We know the astronomical unit 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. ये डायमेंशन हम जानते हैं कि भी अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस कितनी है. अर्थ की रेडियस नहीं है, माइंड वेल, अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस. अगर सन का रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस नहीं है, बराबर समझना है, सन का रेडियस 7 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर है, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और एटम की बात करेंगे तो एटम में क्या रिलेशन है दोनों के बीच में. इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 टू द पावर -10 मीटर, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस मीन्स रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज फेम्टोमीटर 10 टू द पावर 5. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ऑर्बिटल रेडियस एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. टेक द रेशियो, तो उससे पता चलेगा कि जो ऑर्बिटल रेडियस है 1,00,000 गुना ज़्यादा है किससे, न्यूक्लियस की साइज से. वही 1 गुना ज़्यादा हम किस में लें, सन की रेडियस. सन की रेडियस कितनी है, 7 इंटू 10 टू द पावर 8. उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा हम अगर ऑर्बिटल रेडियस लेते हैं अर्थ की, तो क्या होगा, उसको 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दो. 1,00,000 मतलब 10 टू द पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर 30. 7 इंटू 10 टू द पावर 30. अब कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, द फर्स्ट लाइन यू कैन सी 10 टू द पावर 11. ये कितना है, 10 टू द पावर 13. जो अभी असल में है उससे कितना दूर हो जाएगा हमारा अर्थ सन से, 100 गुना ज़्यादा. इट इज़ 100 टाइम्स फार्दर देन द प्रेजेंट. अगर हम वही प्रपोर्शन में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल रेडियस और न्यूक्लियस का रेडियस के प्रपोर्शन में ही लें, तो अर्थ का ऑर्बिट 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर रेडियस वाला है, तो वो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर 13. 13 और 11 कंपेयर करो तो कितना ज़्यादा हो गया, 11 से 13 हो गया, मतलब 100 गुना ज़्यादा, 10 टू द पावर 2 ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा. और हमारा अर्थ बहुत ही दूर सन से हो जाएगा. ओके, बट इट इज़ नॉट सो. अदरवाइज हम ठंडी में परेशान होते रहते इफ इट इज़ 100 टाइम्स फार्दर. नाउ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स. जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, उसकी एनर्जी क्या है, ऐसी सारी बातें क्लासिकल पिक्चर में की है, क्वांटम पिक्चर में नहीं. क्लासिकल पिक्चर में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल गिना जाता है. ओके, एटम हम जानते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, इट इज़ हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, मैसिव, सारा मास न्यूक्लियस में होता है एट द सेंटर, and it is surrounded by negative electrons in the orbit. अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम पाते हैं, तो here there should be one force balances another. इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, कितना लगता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 E चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E² हो गया डिवाइडेड बाय R². 1/4πε0 K Q1 Q2 by R². 1/4πε0 Q1 Q2 by R². Be careful here. इधर Q1 भी है, Q2 भी है, न्यूक्लियस का चार्ज ही है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ही है. तो ये जो फोर्स है कोलम्बियन फोर्स, दैट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² by r. उस हिसाब से आप रेडियस एंड उस हिसाब से आप mv² ऑब्टेन कर सकते हैं. वी हैव ऑब्टेन mv² एज एन इक्वेशन 1. अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम, हाइड्रोजन एटम. तो काइनेटिक एनर्जी तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, हाफ mv². बट हमें mv² में नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि सब्सट्रैक्शन नहीं होगा. तो mv² का वैल्यू इक्वेशन 1 में से उठा के रख दो, रख दिया. तो वी गॉट काइनेटिक एनर्जी एज हाफ E² 4πε0 r. पोटेंशियल एनर्जी भी आप जानते हो 1/4πε0 Q1 Q2 by r. हियर
not r square. Be careful here. 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r. इधर q1 प्लस है न्यूक्लियस का चार्ज, q2 माइनस है, तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर बाय आर. दोनों मिला दो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा. इसमें स्क्वायर बाय 4 बाई एप्सिलॉन 0 इज कॉमन एंड यू विल गेट टोटल एनर्जी. एंड हियर यू कैन सी यू गॉट टोटल एनर्जी नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या, एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस ने उसे बांध लिया है. इट इज़ बाउंड टू द न्यूक्लियस. अगर पॉजिटिव होता तो इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो द क्लोज ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. इट माइट हैव लेफ्ट द न्यूक्लियस. ओके.